हेलो स्टूडेंट्स, ये गणित कक्षा 10 के वर्णात्मक प्रश्नों का खंड ब है जिसे आज हम हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न दिया होगा प्रश्न पत्र में आपको। सभी खंड कीजिए और इसमें कुल आपको 6 खंड मिलेंगे, जो प्रत्येक खंड जिसका 2 अंक का होगा। तो आइए इसका पहला खंड देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ शंकु के आधार की त्रिज्या यानी r बराबर 3.5 या इसको हम कह सकते हैं 7/2 सेमी दी गई है तथा इस शंकु की जो ऊंचाई है वो हमको यहाँ 12 सेंटीमीटर दी गई है और तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। तो r की वैल्यू यहाँ हम 7/2 लगाएंगे। 7/2 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर। आगे जब इसके स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 49/4 धन 144। आगे सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर और यहाँ एलसीएम 4 आएगा तो ये होगा 49 प्लस और 4 का मल्टीप्लाई जब 144 में करेंगे तो ये मिलेगा हमको 576। तो एल स्क्वायर बराबर ऊपर जब हम 49 और 576 को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 625 और जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ L आएगा और यहाँ 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल 2 यानी 2 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। तो यही इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या ख है ये। यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बारंबारता बंटन दिया गया है और हम इसको क्या निकालना है, P का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमें समांतर माध्य दिया गया है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, F इंटू एक्स निकालते हैं यानी दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 और 6 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 30, 15 और 4 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 60, 25 और 3 का गुणा करने पर ये 75, 35 और P का गुणा करेंगे तो 35 P, 45 और 2 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 90। यहाँ हम ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सबका योग करेंगे तो ये 35 P धन 30 और 60 90 और ये 90 180 और 75। तो ऐड करेंगे ये मिलेगा हमको 255 और इधर जब हम सिग्मा एफ ज्ञात करेंगे तो 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और प्लस ये P। तो हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो समांतर माध्य दिया गया है यहाँ 21.5 बराबर ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 255 प्लस 35P बटे सिग्मा एफ की वैल्यू है P प्लस 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 21.5P प्लस 15 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 15 पंजे 75 हासिल 7
15 एकन 15 और 7 22 और 15 दूनी 30 और 2 हासिल के यहाँ 32 बराबर हो जाएगा 255 प्लस 35 पी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको जब इधर लाएंगे तो 322.5 माइनस 255 बराबर 35 पी और 21.5 पी को इधर माइनस करेंगे 21.5 पी। इसे घटाने पर बचेगा 0.5 और यहाँ 12 में से 5 गए तो 7 और यहाँ 31 में से जब 25 घटाएंगे तो 6 बराबर और इधर बचेगा घटाने पर 13.5 पी। आगे सॉल्व करेंगे पी बराबर, तो ये इसके नीचे जाएगा 67.5 बटे 13.5 और दशमलव से दशमलव को हटा देंगे तो ये मिलेगा। दोनों को जब 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 से डिवाइड करने पर ये मिलेगा हमको 27 और ऊपर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकन 5 और 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 बार, इसे जब 3 से करेंगे तो ये 45 बार और 9 को जब 45 से काटेंगे यानी 9 से जब 45 काटेंगे तो ये हमको मिलेगा कितना 5। तो अतः इस सवाल में जो p की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, p बराबर 5 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ग वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि ये कोई एक रेखाखंड है और इसके एक सिरे के निर्देशांक -3, 10 हैं और दूसरे सिरे के निर्देशांक 6, -8 हैं और एक बिंदु यहाँ है ऐसा जो इस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि ये इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि M1 रेशियो M2 बराबर K रेशियो 1। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं कि जो अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x बराबर x1 M2 प्लस M1 x2 बटे M1 प्लस M2। तो यहाँ x1 की जगह -3 है, x2 की जगह 6 है और M1 की जगह पर K है और M2 की जगह 1 है। तो और ये जो x है ये x की जगह पर यहाँ -1 है। सबकी वैल्यू लगा देते हैं तो ये हो जाएगा x की वैल्यू -1 बराबर x1 की जगह -3 इंटू M2 की जगह 1 प्लस M1 की जगह K इंटू x2 की वैल्यू यहाँ 6 बटे M1 की वैल्यू K प्लस M2 की वैल्यू 1 और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं -K और -1 बराबर और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 1 में तो -3 और प्लस 6K। आगे सॉल्व करते हैं, इस 3 को इधर ले जाते हैं तो +3 होगा, -1 और इस K को जब इधर लाएंगे तो ये +K हो जाएगा +6K। तो ये हमको मिलेगा 2 बराबर 7K, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 2/7 बराबर K। तो हमारा रेशियो था M1 रेशियो M2 बराबर
k/1। तो k की यहाँ जब वैल्यू लगाएंगे 2/7 रेशियो 1 और 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 और यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं घ। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये जो बिंदु x, y है हमें इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर दिया गया है। तो मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये बिंदु है 3, 6 और एक बिंदु यहाँ है -3, 4। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक बिंदु है, मान लीजिए ये P है और ये दिया है हमको x, y और ये बिंदु मान लीजिए A है और ये B है। तो समदूरस्थ का मतलब है कि ये दोनों दूरियां जो हैं समान होंगी, या हम ये कह सकते हैं कि जो PA की दूरी होगी वो बराबर होगी PB की दूरी के। तो आइए हम PB और PA दोनों को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये PA के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा अंडर रूट में, यहाँ से करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y-6 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर बराबर, जब PB की दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगी अंडर रूट में यहाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ये होगा y-4 का स्क्वायर और ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस, लेकिन यहाँ -3 की वजह से ये +3 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं हम, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर ये जो रूट का साइन है दोनों तरफ से हट जाएगा, हमें मिलेगा y-6 का स्क्वायर प्लस x-3 का स्क्वायर बराबर y-4 का स्क्वायर प्लस x+3 का स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पर 36 और -2ab करने पर ये मिलेगा हमको 12y प्लस इसे खोलेंगे x स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे 9 और -2ab करने पर -6x आएगा। ये y स्क्वायर प्लस 16 और -8y, इसे खोलेंगे x स्क्वायर प्लस 9 और ये होगा +6x। तो देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी वैल्यू कर सकती हैं। तो ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हमें मिलेगा ये 36 माइनस 12y माइनस 6x बराबर 16 माइनस 8y प्लस 6x। आगे ये करते हैं कि ये हो जाएगा 36 और इधर से 16 को लाएंगे तो -16 बराबर इधर ये 6x हैं और ये 6x और आएंगे तो +6x, -8y यहाँ था और -12y जब इधर आएंगे तो ये प्लस के 4y होंगे। ये 36 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमको 20 बराबर ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा प्लस के, और यहाँ पर 12y होगा
और ये मिलेगा हमें प्लस के 4y और यहाँ x। सब में क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो सब में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 5 बराबर 3x प्लस y। या हम ये भी लिख सकते हैं इस संबंध को कि 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, यही संबंध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि HCF 255,867 बराबर 51, यानी 255 और 867 का जो मासा है 51 है, तो LCM ऑफ 255 और 867 का आपको ज्ञात करना है। यानी हमको मासा दिया गया है और लासा हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए वही सिंपल सा फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो पहली संख्या यहाँ 255 गुणा दूसरी संख्या यहाँ हो जाएगी 867 बराबर LCM हमको ज्ञात करना है और HCF दिया गया है यहाँ 51। तो इस 51 को जब नीचे लाएंगे तो LCM हमको मिलेगा 255 गुणा 867 बटा 51। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और दोनों को पहले हम काटते हैं 3 से। ये कटेगा 3 से 17 बार और ये कटेगा 3 से 8 और ये 5 85 बार। और 17 से यदि 85 को काटा जाएगा तो ये कटेगा यहाँ से 17 पंजे 85 5 बार। तो इसका जो एलसीएम होगा 5 गुणा 867, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 और इधर करेंगे तो 33, 3 हासिल का 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 4335 इसका एलसीएम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो ये जो अपरमेय संख्या वाला प्रश्न है ये लगभग हर प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न की तैयारी आप बहुत अच्छी तरह से कर लेना। तो इसे सिद्ध करते हैं हम। तो हम ये मान लेते हैं, माना कि √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि कोई भी परमेय संख्या होती है वो हमेशा P/Q की फॉर्म में होती है और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू हमेशा 0 होता है। और एक और बात है कि परमेय संख्या में जो P और Q हैं दोनों ही सह अभाज्य होती हैं, या मैं ये कहूँ कि इन दोनों का जो LCM HCF होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि P और Q जो है ऐसी सहअभाज्य संख्याएं होंगी कि जिनका केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, एक ही जो है इनका गुणनखंड कॉमन होगा, वो होगा 1। तो आइए देखते हैं क्या जो हमने माना है वो सही था। अगर हमने माना है कि वो परमेय संख्या है लेकिन जो हमने माना है वो अगर गलत हुआ तो इसका मतलब अगर ये परमेय नहीं है तो ये निश्चित ही अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा P बराबर √2 इंटू Q, या मैं ये कहूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कि P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यदि P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि 6 बराबर 2 इंटू 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से जो ये 6 है ये 3 बार डिविजिबल है या विभाज्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो P स्क्वायर है
ये दो से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो इसका वर्गमूल p जो है वो भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अगर ये 2 से विभाज्य है तो ये कितनी बार विभाज्य है कि ये c बार विभाज्य है या c बार विभाज्य होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि p जो है 2 इंटू c के बराबर होगा। जैसे यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 से 6 जब 3 बार विभाज्य है तो 6 जो है 2 गुणा 3 के बराबर होता है। तो ऐसे ही यदि p 2 से c बार विभाज्य है तो ये p बराबर 2c होगा। अब हम देखते हैं कि जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 से जो p स्क्वायर बराबर था वो था 2q स्क्वायर के, और p की वैल्यू में यदि इस सवाल में यहाँ 2c लगा दूं तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, और इसे खोलेंगे तो 4c स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। यहाँ इस 2 से ये 4 2 बार कट गया, या मैं लिख सकता हूँ कि q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 को जरा गौर से देखिए। जब p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर था तो हमने लिखा था कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, और यहाँ q स्क्वायर बराबर यदि 2c स्क्वायर है तो क्या हम ये नहीं लिखेंगे कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। अगर q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो हम कह सकते हैं कि q भी 2 से विभाज्य होगा। अब हम ये देखते हैं कि देखिए p 2 से विभाज्य होगा, ये हमने यहाँ सिद्ध किया, और q 2 से विभाज्य होगा, ये हमने यहाँ सिद्ध किया। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही 2 से विभाज्य हो रही हैं संख्या, तो 2p तथा q का कॉमन फैक्टर होगा या उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। जबकि हमने ये कहा था कि p और q तो ऐसी संख्याएं होती हैं, जब ये √2 अगर परमेय संख्या होगी तो इनका जो कॉमन फैक्टर है केवल और केवल 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ आया कि ये इनका कॉमन फैक्टर 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। यानी हमने जो माना था वो कल्पना हमारी गलत थी, और हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि ये जो √2 है ये एक परमेय संख्या है, और यह हमारी कल्पना गलत है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। वो परमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, तो फिर वो अपरमेय संख्या होगी निश्चित ही। तो √2 एक अपरमेय संख्या है, और यही हमको क्या करना था, यही हमको सिद्ध करना था।